नमस्कार, सिटी न्यूज़ के खास सेगमेंट कैंपस टॉक में एक बार बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जीएसआईटीएस के डायरेक्टर हॉनरेबल एसएस भदौरिया साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर एसएस भदौरिया एक ऐसा नाम जो कि शिक्षा जगत में अपनी अनूठी कार्यशैली के लिए एक अलग पहचान, एक अलग मुकाम रखता है और वर्तमान में निदेशक जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को डॉक्टर भदौरिया निभा रहे हैं। आज हम जानने की उनसे कोशिश करेंगे कि प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित एसजीएसआईटीएस आने वाले दिनों में किस तरह से अपने बहुआयामी कदम बढ़ाने वाला है। सर, जीएसआईटीएस एक ऐसा संस्थान है जिसे प्रदेश में इंजीनियरिंग संस्थान की श्रेणी में एक अलग दर्जा प्राप्त है। ऐसे में निदेशक डॉक्टर एसएस भदौरिया किस तरह से अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले दिनों में आप कौन कौन सी योजनाओं पर काम करने वाले हैं? देखिए, ये जीएसआईटीएस निश्चित तौर पर एक प्रदेश का एक सबसे महत्वपूर्ण नंबर 1 संस्थान है। इस वर्ष जीएसआईटीएस ने डायमंड जुबली पूरी की है, मतलब 60 वर्ष पूरे किए हुए हैं। तो कंसिस्टेंटली नंबर 1 पर रहना और संस्थान को बनाए रखना एक एडिशनल जिम्मेदारी देता है। जहाँ तक यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विषयों का सवाल है, हम लोग ऑलरेडी 20 पोस्ट ग्रेजुएट विषय हैं और 10 अंडर ग्रेजुएट विषयों में हैं। छात्रों की संख्या लगभग 4500 है। तो हमारा जो एक्सपेंशन है वो तो काफ़ी हो चुका है कैंपस को देखते हुए। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें क्वालिटी जो हमारी ऑलरेडी थी, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, और अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि छात्रों के लिए और अच्छे से अच्छा जो माहौल है, चाहे वो क्लासरूम टीचिंग का माहौल है, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर टीचिंग का माहौल है, या हमारे जो पाठ्यक्रम हैं उनके लिए एक्रेडिटेशन जैसी जो चीज़ें हैं, हम एनबीएस एक्रेडिटेशन ले सकते हैं, ये सब चीज़ें हम बढ़ाएं, ये ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। साथ में ये भी प्रयास है कि छात्रों के चीज़ों को, हितों को ध्यान में रखते हुए हम यदि कुछ अपनी कार्यशैली को, अपने जो हमारा वर्किंग कल्चर है उसको बदल सकते हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी ठीक रहेगा। सिवाय ट्रेडिशनल जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम है, उसके बजाय छात्रों के आजकल का समय जैसे बदल गया है, तो आवश्यकताएं छात्रों की बदल गई हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी कार्यशैली कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास चल रहा है। बिल्कुल सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सर, 60 साल पुराना ये संस्थान है, ऐसे में डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभाना एक बड़ी चुनौती भी स्वाभाविक रूप से होता है कि आपको छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय भी माना जाता है। और चूँकि राजधानी भोपाल में व्यावसायिक परीक्षा मंडल से आप जुड़े रहे और भी अलग अलग शिक्षा जगत में ओहदों पर रहे, किस तरह से आप यहाँ के अनुभव को सिटी न्यूज़ के साथ साझा करना चाहेंगे? अब तक का आपके कार्यकाल का अनुभव कैसा रहा सर एज? देखिए, हम इसके पहले भी लगभग 15 वर्षों का अनुभव हमारा था शिक्षा के क्षेत्र में। बट मैंने मुख्य रूप से जो चीज़ देखी है कि इतने बड़े संस्थान जहाँ 4500 बच्चे हों, उसमें जब तक आप छात्रों को साथ में लेके नहीं चलते हो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, छात्रों का एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने एक चीज़ देखी है कि यदि आप कम्प्लीटली इम्पार्शियल हैं छात्रों के एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप हमेशा आपको सफलता मिलती है। और छात्रों के प्रति आपको एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ साथ हमेशा सहानुभूति ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए कि छात्रों को लगना चाहिए कि हमारा जो प्रबंधन है या हमारे टीचर्स हैं, स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ हमारी चिंता करते हैं। ये एक बेसिक फिलॉसफी है जो हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यदि ये रखते हैं तो मुझे लगता है कि पूरा भरोसा है कि कहीं संस्थान, इस तरह के बड़े संस्थानों को के एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। सर, आपने कोर्सेज़ के एक्रेडिटेशन की बात कही, मुझे पुराना एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की योजना को मूर्त रूप देने का फॉर्मूला याद आता है। पिछले दिनों राज्य सरकार ने भी कोशिशें की थी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए, और जिस तरह से एक भव्य संस्थान एसजीएसआईटीएस को माना जाता है, आपको लगता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी बढ़कर एक स्थान जीएसआईटीएस को अब मिलने की ज़रूरत है? और कहीं ना कहीं आप डायरेक्टर की भूमिका में हैं, ऐसे में आपका क्या इस पर राय पूरी मसले पर बनता है? देखिए, हम लोग ऑटोनोमस संस्था हैं 1989 से। ये ऐसी भी बहुत कम संस्थाएं हैं एक राष्ट्रीय स्तर पर जो 89 से यूजीसी द्वारा ऑटोनॉमी प्राप्त हैं। तो वस्तुतः लगभग यूनिवर्सिटी के हम सारे कार्य ही 89 से ही कर रहे हैं। लेकिन एक डीम्ड यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी का स्टेटस एक टेक्निकली या लीगली एक अलग बात होती है, और वो भी, उसके भी प्रयास प्रारंभ से 2002 से ही हुए थे। लेकिन कुछ समस्याएं थी, कुछ टेक्निकलिटीज़ थी, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारे सोसाइटी में या फैकल्टी में उस समय रहे होंगे, उसके कारण, या ये एक पॉलिटिकल निर्णय होता है, इन कारणों से शायद किसी कारणवश नहीं हो पाया। और अभी अपना प्रयास रहेगा कि ये जो डिफरेंस ओपिनियन थे हमारे मैनेजमेंट में या सोसाइटी में या गवर्नमेंट में, हम अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट को ही करना होता है,
तो हम आगे आने वाले समय में हम अपने आपस में एक रूपता या एक कॉन्सेंसस बना के शासन को हमें भरोसा है, हम ये बता पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे कि अब इस स्तर के बड़े संस्थान का यूनिवर्सिटी या डी यूनिवर्सिटी बनना अत्यंत आवश्यक है। इससे आपको कुछ एकेडमिक फ़ायदा होता है, साथ में संस्थान के फाइनेंशियल स्थिति को ठीक करने का भी कुछ फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ हम संभवतः ऐसा अपेक्षा रखते हैं, शासन को कन्विंस कर पाएंगे। और कोई समय देना तो ठीक नहीं है, लेकिन नियर भविष्य में कभी न कभी ऐसा संभव होगा कि विश्वविद्यालय या ऑटोनोमस संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी का ये स्टेटस ले पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। बहरहाल यहाँ पर एक उम्मीद की किरण है और डॉक्टर भदौरिया साहब ने जैसा बताया कि लगातार वो कोशिश करेंगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है वो एसजीएस आईटीएस को मिल सके, इसके लिए इस दिशा में उनके लगातार प्रयास जारी रहेंगे। सर आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग की एक नई पौध देने का काम भी एसजीएस आईटीएस करता है और देश में भावी इंजीनियर्स देने की दिशा में आपके कदम महत्वपूर्ण साबित होते हैं। ऐसे में आप क्या मानते हैं, इस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं और छात्रों के लिए आपका क्या संदेश होगा? डॉक्टर एसएस भदौरिया लगातार अपना अनुभव यहाँ पर हमारे साथ बांट चुके हैं। ऐसे में एक इंजीनियरिंग बनने का जो ख्वाब स्टूडेंट देखता है, उसको पूरा करने के लिए उसे कितनी कड़ी मेहनत करना चाहिए? आपकी तरफ से क्या होगा गुरु मंत्र सर? देखिए, इंजीनियरिंग एक ऐसी एजुकेशन है, हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग का एक तरह से एक डेफिनेशन मैं देखता हूँ, तो बेसिकली ये है कि एक आपका एक सोसाइटी के एम्पावरमेंट, सोसाइटी को एम्पावर करना, शक्तिशाली बनाना, ये इंजीनियर्स का मुख्य ध्येय है। और कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल आपके अंदर एक स्किल ऑलरेडी रहती है। एक सामान्य एक सोशल साइंसेस से बाकी उसकी तुलना में इंजीनियरिंग का छात्र ऐसे अंतर रहता है कि टेक्नोलॉजी का समाज के प्रति एप्लीकेशन वो कर सकता है बेसिकली। तो इसलिए के लिए मैं कह सकता हूँ उसको अपनी जो स्किल है, प्रैक्टिकल स्किल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग अल्टीमेटली सारा का सारा प्रैक्टिकल स्किल ही रहता है। इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन छात्र का होना चाहिए और साथ में आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसके साथ साथ आप ये प्रोफेशन है, प्रोफेशनल फील्ड में अंतर ये रहता है कि सतत रूप से कंटिन्यूस आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ता है। तो लाइफ लॉन्ग आपको सतत रूप से कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, उनको आपको सीखना पड़ेगा। लर्निंग पर भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा और उसके साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो टेक्नोलॉजी का अप्लाइड पार्ट है वो उसको आप सतत रूप से अपडेट करते हुए उस पर फोकस करते रहना पड़ेगा। और समाज के प्रति आप यदि सेंसिटिव होंगे तो समाज की बहुत सारी समस्याओं का आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। और यदि ये तो आप केवल इंजीनियर ही नहीं जाने जाएंगे, साथ में सोशल वर्कर भी कहलाएंगे। और यदि आपने सोसाइटी में को अपनी टेक्नोलॉजी की जानकारी के माध्यम से यदि कुछ प्रदान किया तो निश्चित तौर पर समाज आपको उससे ज़्यादा देगा, नेम फेम की दृष्टि से या रिस्पेक्ट की दृष्टि से। तो आप मुझे भरोसा है यदि आप ये करेंगे तो फुल्ली सेटिस्फाइड, बहुत ही संतोष महसूस करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक अच्छा इंजीनियर एक अच्छा सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी होता है, ये बात भी यहाँ पर डॉक्टर एसएस भदौरिया जी ने हमें बताई। और अब आगे हम जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि एसजीएस आईटीएस के कैंपस में किस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन रखते हैं। सर, एक्स्ट्रा करिकुलर की अगर बात होती है तो तमाम एक्टिविटीज़ में जीएस आईटीएस के स्टूडेंट्स अव्वल नंबर पर देखे जाते हैं, उनकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते हुए समाज में देखे जाते हैं। आपको क्या लगता है आज का छात्र कितना सोशली रिस्पॉन्सिबल भी बनता जा रहा है और अन्य जो गतिविधियां हैं उसमें भी उसकी भूमिका सशक्त होती जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये सबसे अच्छी बात हमको जो एडवांटेज है वो है कि यहाँ पर जो छात्र आते हैं वो सारे टॉप क्लास छात्र रहते हैं। वो अपने एकेडमिक्स के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी उतने ही अच्छे रहते हैं बेसिकली। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो स्किल है उसको और शार्पन करने के लिए हमने इस बार पिछले 2 वर्षों में काफ़ी नए नए क्लब्स प्रारंभ किए हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर का हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा फोटोग्राफी और एक पेंटिंग का जनरल क्लब है जो हर वर्ष काफ़ी गतिविधियाँ करता है। और मैं देखता हूँ कि 200 बच्चे 250 पेड्स करके अब एक रात भर 24 आवर्स करते हैं। हमने अभी रिसेंटली एक एनएसएस जो बहुत दिनों से एक्टिविटी बंद हो गई थी वो भी यहाँ पर प्रारंभ कर दी है। एनसीसी भी हम जो पिछले यहाँ 20-30 वर्षों से नहीं थी वो भी हमने इस वर्ष एक प्लाटून 100 लोगों का ले लिया और शासन ने एनसीसी की डायरेक्टर है वो उन्होंने हमको दिया है, वो भी हम इस वर्ष से शुरू करने जा रहे हैं। बाकी जो लिटरेरी एक्टिविटी सारी रहती हैं, हम लोगों के जो छात्रों से मॉडल कंपटीशन, इस तरह के जो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं एक्स्ट्रा करिकुलर हैं, हम सतत रूप से छात्रों को ये सब करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर काफ़ी चेंज आया है, थोड़ा बढ़ावा मिला है, हम लोगों ने बच्चों को एनकरेज किया है। तो बाकी तो बच्चे स्वयं अपने आप ही कर लेते हैं और हमको केवल एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी एनकरेजमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, बच्चे अपने आप काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर
एकेडमिक्स के साथ साथ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं प्रतिभाओं को सही दिशा देने की ज़रूरत है और आज हमारे देश में यदि प्रतिभाशाली युवा हैं तो उन्हें डायरेक्टर साहब यानी कि डॉक्टर भदौरिया जी जैसे तमाम जो बड़े शिक्षाविद हैं वो सही दिशा देने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार SGS ITS के छात्र न केवल शिक्षा जगत में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अपना नाम जो है रोशन कर रहे हैं और साथ ही साथ देवी अहिल्या की नगरी इंदौर का नाम भी रोशन कर रहे हैं। सर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कैंपस में आने वाले दिनों में जिस तरह से हम देखते हैं कि एक हरियाली का वातावरण है, पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश यहाँ पर देखने सुनने को मिलता है, इस दिशा में आप और क्या करने वाले हैं और छात्रों से जुड़ी जो तमाम योजनाएं होती हैं उसे क्रियान्वित करने के लिए डायरेक्टर भदौरिया जी की क्या योजनाएं हैं भविष्य की? देखिए, हम लोग सबसे पहले तो बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि जो आपको इको फ्रेंडली होना आजकल बहुत ज़रूरी है। बिना इको फ्रेंडली हुए आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी टेक्नोलॉजी का जो नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो यार इको फ्रेंडली नहीं होंगी, एनवायरनमेंट से संबंधित नहीं होंगी, उनसे फ्रेंडली होंगे तो निश्चित तौर पर फ्लॉप हो जाएंगी। तो पहली चीज़ तो आपको इको फ्रेंडली लाइफ में आपकी टेक्नोलॉजी के जो आपके जो एंडेवर्स हैं उनमें इको फ्रेंडली होना सबसे अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हम हमेशा छात्रों को मोटिवेट करते हैं। अभी जैसे छात्रों को कहा है कि यहाँ पर साइकिल आपको कैंपस के अंदर हम आपको उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट नहीं कि ऊपर से फोर्स कर दिया कि भाई आपको यहाँ अंदर कैंपस रखना है, आपको मोटर बाइक्स आप चाहें तो बाहर उपयोग कर सकते हैं, बट चूँकि एक शहर के अंदर ही है तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्लांटेशन बहुत अच्छी तरीके से जितना अधिक कर सकते हैं वो हो सकता है। और इस तरह की काफ़ी गतिविधियाँ हैं जो मैं छात्रों को समय समय पर हम लोग बताते रहते हैं और उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं नज़र आता ही है। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं इंदौर में ऐसे बहुत कम संस्थान है जहां पर हरियाली यानी कि पर्यावरण संरक्षण को सहेजने का, पर्यावरण को सही एक राह देने का और सही उसके लिए स्पेस तैयार करने के प्रयास होते हैं। उनमें से एक संस्थान है SGS ITS। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के बाद SGS ITS का कैंपस एक ऐसा कैंपस है जहाँ पर बड़ी संख्या में वृक्ष भी हैं और पूरी तरह से हरियाली का जो प्रतिशत है उसे भी बरकरार रखने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और डायरेक्टर सर ने भरोसा ये भी दिलाया कि आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स की सहभागिता भी इसमें बढ़ चढ़कर देखने को मिलेगी। सर आगे बढ़ते हैं। अगर प्लेसमेंट की हम बात करें तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्लेसमेंट को लेकर के भी तमाम चर्चाएं होती हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ऐसे में GS ITS में प्लेसमेंट पर कितना फोकस है सर? प्लेसमेंट में मैं कह सकता हूँ कि GS ITS स्टेट का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है और हमारे यहाँ लगभग 100% प्लेसमेंट की जो बात करते हैं वो है और लगभग सारे छात्रों को कोई ना कोई जॉब। केवल इतना रिस्ट्रिक्शन रहता है कि कंपनीज की भी कुछ कंडीशंस रहती हैं कि थ्रू आउट फर्स्ट क्लास होना चाहिए या थ्रू आउट एक बार में पहली बार में अटैम्प्ट पास हो जाना चाहिए। ऐसे वो छात्र जो ये कंपनीज की कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं उन सारे छात्रों को हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। और हमारा एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पर विशेष रूप से, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर थोड़ा सा अभी कम है, वो भी इसी कारण कि कंपनीज कम लोगों को कैंपस के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को लेती हैं। उसमें भी हम सतत रूप से बढ़ावा कर रहे हैं कि ऐसी कंपनीज को इनवाइट करने का प्रयास कर रहे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को भी उतनी ही कैपेसिटी में ले सकें। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण है कि ट्रेनिंग और जो बच्चों की है ट्रेनिंग और जो होनी चाहिए उसके लिए भी हम कुछ योजना बना रहे हैं जो बच्चों को अधिक से अधिक ट्रेनिंग जिसमें उनको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर जो हो सके उसके लिए भी हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। और इस वर्ष हमने एक सीरीज शुरू की है कि हमारे इतने सारे एलुमनाइज हैं ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, एलुमनाइज को हम एवरी वीकेंड पर इनवाइट करें और उनके एक्सपीरियंस शेयरिंग हम अपने छात्रों से इंटरेक्ट कर सकें। और इस वर्ष हमने डायमंड जुबली लेक्चर सीरीज़ के रूप में एक प्रारंभ किया है और मुझे भरोसा है कि हम साल में लगभग 25, 40, 50 लेक्चर्स अपने एलुमनाइज के करा पाएंगे जिससे 1-to-1 इंटरेक्शन छात्रों का हो पाएगा बेसिकली। सर आपने बताया कि कई सालों से आप लगातार शिक्षा जगत से जुड़े हैं, लंबा आपका अनुभव है, तकरीबन 20 सालों का आपका शिक्षा जगत से गहरा नाता है। ऐसे में आधुनिक युग के सर इस बदलते परिवेश में गुरु शिष्य परंपरा जो सालों पुरानी चली आ रही है पुरातन काल से, प्राचीन काल से, वो आपको लगता है कहीं ना कहीं आहत हुई है? आज का जो मॉडर्न छात्र है वो गुरुजनों के सम्मान के प्रति जो उसकी एक भावना की कोमलता थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट ला रहा है, इस पर आपकी क्या चिंता है सर? एक्चुअली इसको यदि आप सही रूप से कहें तो इसकी आवश्यकता तो हमेशा ही रहती है गुरु शिष्य परंपरा। केवल अंतर यह है कि उसका जो स्वरूप है थोड़ा सा बदलता है। उदाहरण के तौर पे उस समय वहाँ पर जो एक अपने आश्रम में लोग रहते थे,
आश्रम में नहीं रहकर भी, और विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जो जिसको प्रोफेशनल एजुकेशन कहते हैं, उसमें इसकी और अधिक ज़रूरत होती है। और उसका आजकल एक नाम अपने जो बदल दिया है, या जिसको हम कहते हैं मेंटरशिप। उसमें गुरु शिष्य परंपरा थी, आज हमको कहना चाहिए कोई भी एक अच्छा इंजीनियरिंग प्रोफेशन का या अन्य किसी प्रोफेशन का, चाहे मेडिकल प्रोफेशन हो, यदि कोई छात्र बहुत अच्छा एक्सपर्ट बनना चाहता है तो अपने से किसी एक सुपीरियर को, सीनियर को, उसको मेंटर बनाना पड़ेगा। और मेंटर के तौर पर जब बना के उसको फॉलो करेगा, उससे एक प्रैक्टिकल जो गुण है वो सीखेगा, और उसके बदले उसको क्या देना पड़ेगा, मेहनत देनी पड़ेगी या उसकी सेवा करना पड़ेगा, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो एक अलग विषय है। लेकिन जब तक कोई प्रोफेशनल या इंजीनियर विशेष रूप से अपना एक मेंटर को लेकर साथ नहीं चलेगा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपने प्रोफेशन में उतना अधिक सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा के स्वरूप बदलते रहते हैं, उसकी आवश्यकता तो हमेशा ही रहती है, और आज के समय भी हमेशा रहती है। और इस कारण मैं छात्रों को हमेशा ये बोलता हूँ कि खुद पढ़ने के साथ साथ अपनी चॉइस से, अपने अनुभव के आधार पर, अपनी सर्च के हिसाब से एक मेंटर आपको जरूर ढूंढना चाहिए, तभी आप इस प्रोफेशनल लाइफ में सफल हो पाएं। ठीक बात है। कहीं ना कहीं गुरु ही हैं जो सही दिशा देते हैं अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को, और आज के ज़रूरत है छात्र को अपने गुरुजन को पहचानने की और तमाम गुरु के दिए हुए रास्तों पर चलने की। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर भदौरिया जी ने जो सपना संजोया है, आज की छात्र पीढ़ी उसे पूरा करने में जी जान से जुटेगी। सर, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूँगा, रिसर्च को लेकर पूरे देश भर में एक अलग वातावरण तैयार किया जा रहा है, ऐसे में शिक्षा जगत में रिसर्च को बढ़ावा मिले, इसके लिए यूजीसी भी लगातार प्रयास कर रही है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रयास कर रहा है, और भी शिक्षा जगत के तमाम बड़े गुरुजन प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में इंजीनियरिंग क्षेत्र में रिसर्च को लेकर के क्या कुछ आपका व्यू पॉइंट बनता है सर? देखिए, जो टीचिंग और एकेडमिक्स और रिसर्च, ये सब एक साथ ही चलता है। बिना ये आप बहुत अच्छे रिसर्चर नहीं होंगे तो आप बहुत अच्छे टीचर हो नहीं सकते हैं, और बच्चों को लेटेस्ट अपडेट आपका नहीं रहेगा तो वो बिना उसके कर नहीं सकते हैं। और हम लोग काफ़ी रिसर्च के फील्ड में भी काफ़ी आगे हैं। हमारे यहाँ जो फैकल्टी है, जो पीएचडी है, बहुत सारी फैकल्टी हमारे आईआईटी से पीएचडी है, और काफ़ी संख्या में कह सकता हूँ प्रदेश में तो संख्या सबसे अधिक है हमारे यहाँ जो है। तो सारे लोग अपने अपने फील्ड में रिसर्च में लगे हुए हैं। पब्लिकेशन भी हमारा काफ़ी अच्छी संख्या में रहता है, और उसके आधार पर हमारी जो रैंकिंग, ऑल इंडिया रैंकिंग भी हम इंक्लूडिंग आईआईटीज़ वगैरह जो इंडिपेंडेंट सर्वेज करते हैं, उसमें भी 35 से 40 के बीच कहीं ना कहीं आते हैं। उसमें रिसर्च और कैंपस प्लेसमेंट का बहुत महत्व रहता है, बाकी चीज़ों के अलावा छोड़कर। तो लेकिन इसमें हमेशा सतत रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। जो डीएसटी, एचआरडी की जो विभिन्न ग्रांट्स हैं, उनका लेकर, उनके लिए अप्लाई करके उनका लेकर, उनके माध्यम से रिसर्च करना, ये हमारा सतत प्रयास संस्थान के रूप में और विभिन्न विभागों का और संस्थान के रूप में हमेशा रहेगा। डॉक्टर एस.एस. भदौरिया जी का जाते जाते क्या संदेश होगा उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम शिष्यों के लिए जो आज आपको देख सुन रहे हैं, और सिटी न्यूज़ के खास सेगमेंट कैंपस टॉक के जरिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे एसजीएस आईटीएस के तमाम स्टूडेंट्स को? सबसे पहले छात्रों का हमारा ये कहना रहता है कि अपने आप जो भी आपने फील्ड चुना है, या जो भी फील्ड आपको इंजीनियरिंग का फील्ड आपने चूज किया है, या आपको जो रैंकिंग के बाद हो गया है, इसके बाद सब कन्फ्यूजन छोड़कर उस फील्ड में सबसे अधिक मेहनत करके अधिक से अधिक नॉलेज अप्रूव करें, उसको अचीव करें, और उसके साथ साथ अपने आप को सबसे पहले कॉन्फिडेंट बनाएं, अपने आप को शक्तिशाली मानसिक रूप से और नॉलेज की रूप से, और साथ में फिजिकली बनाएं। और जब अपने आप को शक्तिशाली बना लेते हैं, उसके बाद आप समाज की तरफ देखें, और समाज में जो एज ए इंजीनियर, एज ए ह्यूमन बीइंग आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो समाज ने आपको दिया, उससे कहीं अधिक आपको समाज को देना है। समाज के प्रति आपको संवेदनशील होना पड़ेगा, और आप संवेदनशील रहेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करेंगे, और प्रोफेशनल, एक सक्सेसफुल प्रोफेशन के रूप में आप उभरेंगे अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं आचार्य प्रथमो धर्म, ये जो संदेश यहाँ पर एसजीएस आईटीएस संस्थान देता है, उसे कहीं ना कहीं मूल रूप और सही मायनों में क्रियान्वित करने का काम कर रहे हैं निदेशक डॉक्टर एस.एस. भदौरिया जी। और आज डॉक्टर भदौरिया जी ने सिटी न्यूज़ के माध्यम से अपने तमाम स्टूडेंट्स को उन भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया है जो आने वाले दिनों में एसजीएस आईटीएस यानी कि प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान में अमल में लाती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ तमाम शिष्यों को उन्होंने दिशा देने का भी काम किया है। सर, सिटी न्यूज़ से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर एस.एस. भदौरिया। कैंपस टॉक में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी शिक्षा जगत की एक और जानी मानी हस्ती के साथ। तब तक सिटी न्यूज़ को पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ धन्यवाद, नमस्कार।